नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दो घटनाएं घटी हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। एक घटना तो 10 अगस्त को एक वीडियो वायरल होने की वजह से सबके सामने आई और दूसरी घटना ये 11 अगस्त को हुई और 11 अगस्त की शाम की घटना है। दोनों ही घटनाओं ने ये बताया है कि लोगों में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से अलग-अलग पदों पर विराजमान हिंदुओं को टारगेट किया गया है। एक सब इंस्पेक्टर को उसकी हत्या करके उल्टा लटका दिया गया, बर्बरता, क्रूरता के साथ उसको मारा गया। अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में, दूसरी जगहों पर जो अहम पदों पर हिंदू हैं, उनके जबरन रेजिग्नेशन लिखवाए जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों का, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में अब पलायन करके वो भारत के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और भारत में आना चाहते हैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए। चिटगांव और ढाका में 2 दिन पहले लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए। ये जो वहां के हिंदुओं की बेबसी हमें दिखाई दे रही है और अपने देश में जिस तरीके से, मैं तो सत्ता पक्ष को भी कहूंगा और विपक्ष खास तौर से चुप्पी साधे बैठ गया है, उसको तो लगता ही नहीं कि इस दुनिया के किसी हिस्से में या अपने पड़ोस बांग्लादेश में, जो 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा था, वहां हमारे जो अपने खून के हिस्से हैं, हिंदुओं पर बर्बरता और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। कोई भी हो इनमें से, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हों, जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं, अलग-अलग राज्यों में जिनकी सरकारें भी हैं, उन्होंने आपराधिक चुप्पी साध रखी है। किस लिए? कि कहीं अगर ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और बर्बरता पर कोई बयान दें, तो इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो नाराज ना हो जाए। जिन 2 घटनाओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन 2 घटनाओं ने ये संकेत दे दिए हैं कि भारत के जो हिंदू हैं, वो भी भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं। ये जो गुस्से की हमें अभी धीमी-धीमी चाल दिखाई पड़ रही है इन 2 घटनाओं से, अगर सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों अभी से नहीं चेते, अपनी अप्रोच में अगर ठीक तरीके से उन्होंने बदलाव करके और ये संदेश बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत को नहीं दिए कि बहुत हो गया है, अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो गुस्सा हमने चिटगांव में, ढाका की सड़कों पर हिंदुओं का देखा है, वैसा गुस्सा भारत में भी दिखाई पड़ सकता है। 2 घटनाएं कौन-सी हैं? पहले 11 अगस्त की घटना का ज़िक्र करते हैं। एक उबर का ड्राइवर एक कपल को लेकर के जा रहा था, रात्रि का समय था। जो लड़की है वो हिंदू बताई जा रही है, भारत की बताई जा रही है, वो हिंदू है कि नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन भारत की है, ये कन्फर्म है। एक दूसरे
जो युवक हैं या पुरुष हैं वो पाकिस्तानी हैं, ये कन्फर्म है। उस गाड़ी में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने भारतीयों के बारे में, ख़ास तौर से दिल्ली के लोगों के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने आपत्ति की और ये कहा कि आप भारत के बारे में, दिल्ली वासियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस पर उनमें बहस हुई। ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगाया और उनको गाड़ी से नीचे फेंक दिया। जो कुछ हुआ है उसका किसी ने वीडियो भी बनाया है। ज़रा इसको देख लेते हैं कि हुआ क्या था। पहले जब उनको गाड़ी से नीचे उतार दिया लतिया करके, तब जो संवाद हो रहे हैं दोनों में वो, और इसके तुरंत बाद जो गाड़ी के भीतर हुआ था वो, आप ज़रा इसको गौर फरमाइए। और ये जो गुस्सा है ड्राइवर का, ये ऐसे ही नहीं फूट पड़ा है। जो कुछ 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हमें देखने को, सुनने को मिल रहा है और जिस तरह का हमारे देश के भीतर विपक्षी दलों के नेताओं का रवैया है, सत्ता पक्ष के नेताओं का भी रवैया, उसका मैं चर्चा करूँगा। प्रधानमंत्री ने हालाँकि जब 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ शपथ ली तो उनको एक बधाई संदेश भेजते हुए ये कहा था कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये देखें। लेकिन राहुल गांधी ने जो संदेश भेजा था उसमें तो हिंदुओं का नाम तक नहीं लिया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात ही नहीं की। और यही हाल बाकी नेताओं का है। हमारे यहाँ जो सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जो टेलीविज़न चैनलों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर वो फिर भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, इस पर अभी भी मौन है एक तरीके से। सिवाय इसके कि होम मिनिस्ट्री ने एक निगरानी समिति गठित कर दी है, जो वहाँ की घटनाओं पर नज़र रख रही है और वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। तो जो घटना हुई है टैक्सी ड्राइवर की, उनके साथ जिन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, बातचीत में भारतीयों की, दिल्ली वासियों की बुराई करनी शुरू कर दी, तो देखिए हुआ क्या था। Very nice. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is the India. Modi ji's India. ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान. हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है. बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. ये कुछ भी नहीं है. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है. मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था. लेकिन एक चीज, अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहती, दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है. तो आप अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है. उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था. उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं अननेसेसरी किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे. आपकी मैं आपको, आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही. उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है. मुझे गलत समझ रहे हैं. आपके ब्राह्मण और हिंदू होने से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं. मैं इंडियन भी हूँ साथ में. तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे. इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना, वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता. कोई चीज नहीं है. या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ इंसान नहीं है. यानी जो कैब का ड्राइवर है, टैक्सी का ड्राइवर है, उसने साफ कह दिया कि दिल्ली वालों की या हिंदुस्तान के लोगों की बुराई मैं गवारा नहीं करूँगा, सुनना पसंद नहीं करूँगा। और रात को 12:30 बजे उसने गाड़ी रोकी और उस पाकिस्तानी को बाहर का रास्ता दिखाया कि जाइए, शुभ रात्रि। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और ये लेडी
जो उसकी मित्र बताई गई, वो उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी, सफाई देने की कोशिश कर रही थी और ये भी ताना मार रही थी कि ये है मोदी का हिंदुस्तान, ये है मोदी का इंडिया। तब उसने कहा कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। बहरहाल पहली घटना ये जिससे गुस्सा दिखाई देता है। दूसरी घटना 10 अगस्त को गाजियाबाद के जो गुलधर के पास मधुबन का इलाका है, बापू धाम क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वहां खाली जमीन पर बहुत सारे टेंट, झुग्गी झोपड़ी टाइप वो थी और एक पिंकी चौधरी है, ये हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। ये और इनके एक और साथी बादल उर्फ हरिओम और कुछ दूसरे लोग इनके साथ थे। इन्होंने वहां लठ बजाया और ये कहकर के लठ बजाया कि ये सब रिफ्यूजी हैं, बांग्लादेशी हैं और जाहिर है गुस्सा उनके प्रति है जो वहां हिंदुओं को पीट रहे हैं। वो गुस्सा यहां निकला है और बुरी तरह से निकला है। उनके वो टेंट, उनकी झुग्गी झोंपड़ी वो सब उखाड़ करके इन्होंने फेंक दिया, लाठियां बजाई, कई लोग घायल हो गए, भाग निकले वहां से। कुल मिलाकर के वहां 15 परिवार थे, झुग्गी झोंपड़ियां थी, उन सबको उखाड़ करके फेंक दिया गया। एक दो जगह पर कुछ आग वाग भी लग गई। ये सब जब हो रहा था तो बताते हैं कि अपने आप ही आग लग गई थी। बाद में पुलिस वहां पहुंची, इनको पिंकी चौधरी को और जो इनके साथी थे बादल उर्फ हरिओम, इनको हिरासत में ले लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन ये दो घटनाएं क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह की चुप्पी साधी हुई है उससे लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। अमेरिका के सांसदों को चिंता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बर्बरता हो रही है। यूएन जनरल सेक्रेटरी का भी बयान आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, कुछ और देशों ने भी चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन पश्चिम का वो पूरा मीडिया जो भारत में अगर कहीं किसी मुस्लिम के साथ ऊंच नीच हो जाए, किसी ईसाई के साथ ऊंच नीच हो जाए, तो वो जो पूरा जो है दुनिया को सिर पर उठा लेता है और भारत को बदनाम करने में लग जाता है। वो अगर हिंदुओं पर अत्याचार इस समय बांग्लादेश में हो रहे हैं, उनको उनकी जड़ों से उखाड़ करके वहां से भगाने की चेष्टा हो रही है और बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष देश के बजाय इस्लामिक स्टेट घोषित करने की जो तैयारियां हो रही हैं, उस पर अपनी जबान नहीं खोल रहा है। इसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। 3-4 घटनाएं मैं आपको और बताता हूं और वो क्यों की गई वो भी हमारी और आपकी समझ में आ रहा है। बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो 5 अगस्त को घटनी शुरू हुई। देश भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के नाम पर जमाते इस्लामी, बीएनपी के कार्यकर्ताओं और कुछ और तत्वों की भीड़ ढाका की तरफ रवाना हो गई और ढाका पहुंच गई। उसके बाद बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो शेख हसीना से कहती है कि साहब आप 45 मिनट में देश छोड़ दीजिए। उनको मजबूरन देश छोड़ना पड़ता है, भारत में आकर के शरण लेनी पड़ती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में जो रंगा नाच हुआ है वो सबने देखा है, किस किस तरह की हरकतें हुई हैं। और उसके बाद जो हिंदुओं पर अटैक होने शुरू हुए और जो खबरें आनी शुरू हुई, उन खबरों को किस तरीके से दबाया जाए या ओवरलैपिंग की जाए, यानी कुछ और चीजों को गाना बजाना शुरू कर दो ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो दब करके रह जाएं। ये यहाँ की पूरी विपक्षी दलों की जमात ने करना शुरू किया।
कौन कौन सी घटनाएं हुई। इस बीच विनेश फोगाट का मामला वो गरमाया गया। कहा गया कि साहब ये जो 100 ग्राम वजन अधिक पाया गया, इसमें भी कोई षड्यंत्र है, इसके पीछे भी कोई है, इसकी तो जांच की जानी चाहिए। और इन लोगों ने ओलंपिक आयोजन समिति को भी गालियां निकालनी शुरू कर दी, इसके पीछे षड्यंत्र बताने शुरू कर दिए। इसके अलावा जो वक्फ बिल लाया गया, उसको लेकर के फिर बयानबाजियां शुरू हुई। 8 अगस्त को वहां के कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का शपथ समारोह हुआ था। उसी दिन प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको बधाई संदेश देते हुए उनसे कहा था कि इनको सुनिश्चित करें कि सुरक्षा मिले। राहुल गांधी ने भी बधाई दी, लेकिन हिंदुओं के नाम पर चुप्पी साध करके बैठ गए। इसके अलावा जो घटनाएं घटी, उनमें ऐसी कई थी जिनको यहां पर जानबूझ करके तूल दिया गया। अब ये हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट मंगा ली गई साहब। और हिंडनबर्ग क्या है, और हिंडनबर्ग की दुनिया भर के अलग अलग देशों के बारे में और देशों में काम कर रही कंपनियों के बारे में जिस तरह की खबरें उड़ाई। और चूंकि शॉर्ट सेलर कंपनी है और पिछली बार भी इसने करीब 344 करोड़ रुपया कमा लिया था, जो अडानी ग्रुप पर इसने झूठ फैलाया था, जिसके बारे में सेबी की रिपोर्ट ने भी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कोई अनियमितता नहीं थी, ये बकवास रिपोर्ट थी। उसने फिर एक शिगुफा छोड़ा, और ये भी इसीलिए छोड़ा गया ताकि एक तो भारत में जो वित्तीय अराजकता है उसको हवा दी जाए, भारत की जो संस्थाएं हैं जिनमें सेबी प्रमुख है उसको बदनाम किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया था उसको भी ताक पर रख दिया जाए। बाकी तो छोड़ दीजिए साहब, राहुल गांधी का बयान तक आ गया इस पर। और राहुल गांधी ये काम पहले भी करते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा राहुल गांधी ने किया है। पहली बार भी जब रिपोर्ट आई थी, जब सवाल खड़े हुए थे, तो मुंबई में इंडी अलायंस की एक मीटिंग बुलाई गई थी सब घटक दलों की। वो सब तो मीटिंग में लगे हुए थे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अडानी और मोदी पर अटैक कर रहे थे। और इस बार भी इन्होंने यही काम किया। इनका बयान जरा सुनिए, छोटा सा बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. मतलब ये लगातार अपने अभियान में लगे हुए हैं, बिना रुके और बिना थके। और इनके निशाने पर इंडियन जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया है और जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं, लेकिन हम 7% से ऊपर अपनी जीडीपी बनाए हुए हैं। लगातार इस तरह के षड्यंत्र रचे जाना, ये इसके डबल मायने हैं। एक तो जब संसद सत्र चल रहा होता है तब ये सब हरकतें होती हैं, दूसरे किसी दूसरी घटना से अगर ध्यान डाइवर्ट करना हो तब इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन ये जो 2 घटनाएं मैंने बताई हैं, ये बस इंडिकेशन है। लोगों के भीतर जो कुछ चल रहा है और सुलग रहा है, उसके संकेत मात्र हैं।
अगर ये लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो इनको इस गुस्से का नतीजा और परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।